नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी समीर और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी 22 मई को नाल एयरबेस जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। बीकानेर के नाल एयरबेस जाने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 22 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बीच पहली बार इस एयरबेस का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। पलाना में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे और नाल एयरबेस भी जाएंगे। 13 मई को आदमपुर एयरबेस गए थे प्रधानमंत्री मोदी और वहां से कई अहम संदेश प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए थे। अब प्रधानमंत्री 22 मई को नाल एयरबेस जाएंगे। साथ ही ये भी बता दें आपको कि प्रधानमंत्री पलाना में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। और अब एलओसी पर तबाही का सबसे नया वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। संघर्ष के दौरान भारत ने पाकिस्तान को कैसे दिया था करारा जवाब। 8 और 9 मई को पाकिस्तानी पोस्ट पर हमले का ये वीडियो है। ये देखिए किस तरह से वॉच टावर पाकिस्तान का उड़ा दिया गया। एलओसी पर भारत की ओर से विध्वंसक जवाबी कार्रवाई की गई। राजौरी, पुंछ और पीर पंजाल में एलओसी के पास भारतीय सेना का ये एक्शन दिखा। ये वीडियो बदलते हिंदुस्तान की वो तस्वीर है जिसे देखकर पाकिस्तानी हुक्मरान आसिम मुनीर, उसकी कायर आर्मी और दहशतगर्दों के होश फाख्ता हो गए होंगे। पाकिस्तान में इस जवाबी कार्रवाई से हड़कंप मच गया होगा। ये वीडियो 10 मई का है। एलओसी पर बीएसएफ ने पाकिस्तान की हिमाकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया था। नेस्तनाबूद होते पाकिस्तानी फौज के ठिकाने से संदेश इस्लामाबाद तक गया। आग उगलती हिंदुस्तानी तोप के गोले हिंदुस्तान के जवानों के शौर्य का वो परिचय है जो सिर्फ एक ऑर्डर की मोहताज थी। जैसे ही उन्हें ऑर्डर मिला, पाकिस्तान की पूरी एक पोस्ट का नामो निशान खत्म हो गया। लेकिन ये कोई हमला नहीं, बल्कि ये हिंदुस्तान के वीर जवानों की वो कार्रवाई है जो पाकिस्तानी फोर्स के सीज फायर उल्लंघन का जवाब है। ताबड़तोड़ गोलाबारी, सैकड़ों सीज फायर के उल्लंघन का एक उत्तर है। यही है नए हिंदुस्तान की तैयारी। इस वीडियो को अब बीएसएफ की तरफ से जारी किया गया है। 10 मई के इस वीडियो में पाकिस्तानी सेना के निगरानी टावर को तबाह करते दिखाया गया है। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग का बीएसएफ ने करारा जवाब दिया और पाकिस्तानी टावर को ध्वस्त कर दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि ये सिंदूर सौंदर्य नहीं बल्कि शौर्य का प्रतीक है। आतंक के खिलाफ राम के आदर्शों का प्रण भी उन्होंने लिया। ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता का जश्न मनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात के भुज पहुंचे, जहां उन्होंने वायुसेना के जांबाज योद्धाओं से मुलाकात की और उन्हें मिठाई खिलाई। साथ ही पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने जो कहा है उससे पाकिस्तान की रातों की नींद हराम होने वाली है। आपके पराक्रम ने यह दिखा दिया है कि यह वो सिंदूर है, यह वो सिंदूर है जो श्रृंगार का नहीं बल्कि शौर्य का प्रतीक है। यह वह सिंदूर है जो सौंदर्य का नहीं बल्कि संकल्प का प्रतीक है। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है जो भारत ने अब आतंकवाद के माथे पर खींच दी है। तो क्या ये समझा जाए कि पाकिस्तान की फिर से शामत आने वाली है? क्योंकि ट्रेलर में भारतीय सेना ने न सिर्फ पीओके बल्कि लाहौर से लेकर रावलपिंडी और कराची तक हमले किए। अब फिल्म आई तो पीओके का पाकिस्तान से आजाद होना तय है। भारत पर पाकिस्तान ने चाइनीज और तुर्की के कबाड़ हथियारों से हमला किया जो ठीक से सरहद भी पार नहीं कर पाए। वहीं भारत के स्वदेशी ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया है जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। भुज में रक्षा मंत्री ने ब्रह्मोस का भी जिक्र किया, सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का संदेश पूरी दुनिया तक इस बार पहुंचा दिया है। और साथियों, यह संदेश है कि अब भारत केवल विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म्स पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से
बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं। यह पूरे विश्व ने देख लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। भुज में राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, दुष्ट के साथ विनम्रता नहीं रखी जाएगी, अब जैसे को तैसा वाला जवाब मिलेगा। एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। साथियों, आप सब तो जानते ही होंगे कि भारत में जब भी कोई उपद्रवी तत्व होता है जिसको लेकर यह आशंका रहती है कि यह भविष्य में कुछ उपद्रव कर सकता है, तो उसको मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखा जाता है। कोई गड़बड़ करता है तो उसको कुछ समय के लिए मजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखते हैं। अगर वह व्यक्ति प्रोबेशन के दौरान कोई भी शरारत करता है तो उसे उचित दंड भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएमएफ से पाकिस्तान की फंडिंग बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आईएमएफ अपने फैसले पर विचार करे। टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है, मगर पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। इतना ही नहीं, लश्कर तोयबा और जैशे मोहम्मद के मुरूद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नई जानकारी सामने आई है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के एयरबेस पर 15 ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया था। इस हमले में पाकिस्तान के 11 एयरबेस पूरी तरह तबाह हो गए थे। आतंकी अड्डों पर स्ट्राइक के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के शहरों को निशाना बनाने की हिमाकत की। पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिसके बाद 9 से 10 मई की रात भारत ने ऐसी जवाबी कार्रवाई की जिसे पड़ोसी मुल्क कभी नहीं भूल पाएगा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाकर ब्रह्मोस से हमला कर दिया। इस हमले में 15 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिससे पाकिस्तान के 11 प्रमुख एयरबेस को भारी नुकसान हुआ। इस हमले में पाकिस्तान का चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम भी नष्ट हो गया। जानकारी के मुताबिक वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न एयर कमांड से मिसाइलें दागी गई। इस हमले में सिंध के एयरबेस पर कई ड्रोन तबाह किए गए, साथ ही एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड एडवांस एयरक्राफ्ट को भी नष्ट कर दिया गया। सीडीएस और एनएसए की अगुवाई में ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया। दरअसल ब्रह्मोस मीडियम रेंज स्टेल्थ मिसाइल है और इसे दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल का तमगा हासिल है। ऐसे में ब्रह्मोस के हमले से पाकिस्तान कराहने लगा, घुटनों पर आ गया और दुनिया के सामने सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। और पाकिस्तान के एक पूर्व एयर मार्शल ने ब्रह्मोस के हमले से पाकिस्तान में हुए भारी नुकसान की पुष्टि की। उनका दावा है कि पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर भारत ने 4 ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया था।
ऑपरेशन सिंदूर दुनिया में पराक्रम की सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है। जब पाकिस्तान ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो हिंद के वीरों ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, रावलपिंडी तक घुसकर मारा। नाना करते अब पाकिस्तान ये मानने लगा है कि भारत ने उसे ऐसा जख्म दिया जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। ब्रह्मोस ने कैसे पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया, उसकी पूरी कहानी पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ मार्शल की जुबानी सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में स्वदेशी हथियारों का सबसे अहम रोल रहा। अब भारत एक ऐसे प्लान पर काम कर रहा है जिससे पाकिस्तान की रातों की नींद हराम होने वाली है। जमीन से लेकर आसमान तक हर मोर्चे पर भारत ने पाकिस्तान को मात दी। नौसेना के खौफ से पाकिस्तान ने समंदर में उतरने तक की हिम्मत नहीं जुटाई। लेकिन अब भारत जिस तैयारी में है उससे पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ने वाली है। भारतीय नौसेना का P-75I पनडुब्बी प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके तहत 6 एडवांस सबमरीन बनाए जाएंगे जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस होंगी। इस तकनीक की मदद से पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं, जिससे उनके छुपने और ऑपरेशन की क्षमता और भी बेहतर होगी। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 70,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के लिए 2 कंपनियों की बोली को मंजूरी दी है। नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75I के तहत बनने वाली पनडुब्बियों को ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया जाएगा। इससे पहले भारत ने 2013 में ब्रह्मोस के सबमरीन वेरिएंट का पहली बार टेस्ट किया था, लेकिन उसे अभी तक किसी पनडुब्बी पर तैनात नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इन पनडुब्बियों को 2032 तक तैयार कर लिया जाएगा, जिसके बाद नेवी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 ऑपरेशन में 6 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। इन आतंकियों से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। आतंकी जैश का हो, लश्कर का हो या फिर हिजबुल का, जिसे आतंक का पोस्टर बॉय बनने का फितूर चढ़ा, उसका अंजाम अब यही होगा। कश्मीर में खून खराबे का मंसूबा पालने वालों का अंत ऐसे ही होगा। घाटी में जितने आतंकी आएंगे सबके सब मारे जाएंगे। पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री पर भी अब ताला जड़ दिया गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने साफ कर दिया है कि अब आतंकियों का सफाया तय है। 2 दिन में 6 आतंकियों को मारा गया है। शोपिया में आतंकी ऊंचाई पर छिपे थे, तो त्राल में गांव के अंदर आतंकियों का खात्मा किया गया। इनपुट आई कि शायद एक टेररिस्ट ग्रुप जो है एक गांव के नाडर के इलाके में गांव के अंदर कुछ टाइम के लिए सेटल्ड है, और इमीडिएटली उस विलेज को कॉर्डन किया गया। जब कॉर्डन लग रहा था तो ये टेररिस्ट जो है उन्होंने अलग अलग घर के अंदर पोजीशन ले ली और फायर करने की कोशिश की, रादर फायर किया। और उस टाइम पे हमारा चैलेंज था कि जो सिविलियंस हैं, जो इनोसेंट, जो वहाँ पर बच्चे, फैमिलीज, बुजुर्ग हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए। एक एक करके अलग अलग जगह के ऊपर इन 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। और जंग चिल्लाने वाले आतंकी मुल्क पाकिस्तान के परमाणु बम दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए, क्योंकि जिन्ना लैंड में एटमी जखीरा सुरक्षित हाथों में नहीं है। देखिए पूरी खबर। पाकिस्तान का बच्चा, पाकिस्तान का मंत्री, पाकिस्तानी सेना के जनरल, पाकिस्तानी सिरफिरे और जिहादी बयान बहादुर दिन रात एटम बम रटते हैं, एटम बम से जंग की धौंस जमाते हैं। उनकी इसी एटम बम पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी परमाणु प्रोग्राम का पूरा कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने खुल गया है। अचानक ही चर्चा तेज हो गई है कि पाकिस्तान के एटम बम पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कहा था कि पाकिस्तान का परमाणु हथियार जखीरा सुरक्षित हाथों में नहीं है। पाकिस्तान के एटमी हथियार IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिए जाने चाहिए। पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के प्रहार से पाकिस्तान अभी भी बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की हुकूमत छाती पीट रही है। इस पर देखिए पाकिस्तान के एक और झूठ का पर्दाफाश करने वाली हमारी ये रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान कर्रा रहा है, हिंदुस्तानी फौज के प्रहार से बिलबिला रहा है और झूठ का मरहम लगाकर अपने जख्मों को छिपा रहा है। पाकिस्तान की संसद में विदेश मंत्री इशाक डार का झूठ भी हमने डिकोड किया। उन्होंने द डेली टेलीग्राफ अखबार का हवाला देकर झूठा दावा किया था
इशाक डार ने AI जेनरेटिक खबर के हवाले से बात कही थी। झूठ पर झूठ बोलने वाले पाकिस्तान में तबाही की इन तस्वीरों को भी देख लेना चाहिए, जिसकी स्क्रिप्ट भारत के शूरवीरों ने लिखी है। देखिए, भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान के एयरबेस की तस्वीरें तबाही की सामने आई, जिसमें पाकिस्तान के 3 एयरबेस में तबाही साफ दिख रही है। पहली हाई क्वालिटी तस्वीर पाकिस्तान के जैकोबाबाद में शहबाज एयरबेस की है। इसमें भारत की एयर स्ट्राइक में एयरबेस के एक बड़े हिस्से को नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस की है। इसमें भी एयरबेस को नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। जबकि तीसरी तस्वीर पाकिस्तान के सुक्कूर एयरबेस की है। यहाँ भी भारत की मिसाइल ने काफी नुकसान पहुँचाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय में नए मल्टी एजेंसी सेंटर यानी MAC का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सेना की अचूक मारक क्षमता का प्रतीक है। एजेंसियों की सटीक सूचना से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। ऑपरेशन सिंदूर PM के दृढ़ राजनीतिक संकल्प का प्रतीक है। और पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भारत के व्यापारियों ने कड़ा कदम उठाया है। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के नेतृत्व में आज दिल्ली में हुई बैठक में तुर्की और अजरबैजान के साथ किसी भी तरह का कारोबार न करने का फैसला ले लिया गया है। देश भर के 24 राज्यों के व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बैठक में एक सुर से तुर्की और अजरबैजान के साथ कोई भी व्यापार न करने का फैसला कर लिया है। बैठक में बॉलीवुड से तुर्की और अजरबैजान में किसी फिल्म की शूटिंग न करने की भी अपील की गई। कन्फेडरेशन ऑफ वॉलंटियर ट्रेडर्स के नेतृत्व में आज दिल्ली में 24 राज्यों से अधिक राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं का एक सम्मेलन हुआ है, जिसमें तुर्की और अजरबैजान के साथ किसी भी प्रकार के व्यापार को समाप्त करने का सामूहिक निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। ये निर्णय लेने की वजह बड़ी स्पष्ट है कि तुर्की और अजरबैजान ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का खुल करके समर्थन किया, जिसके कारण से देश भर का व्यापार और उद्योग बेहद आक्रोशित है। व्यापारियों में रोष है। विभिन्न राज्यों के व्यापारियों ने यहां आकर के अपनी बात को कहा है और ऐसा हो नहीं सकता कि जो देश भारत का विरोध करेगा, भारत का व्यापारी उसके साथ कारोबार करेगा। और तुर्की को पाकिस्तान का साथ देना महंगा पड़ रहा है। तुर्की के ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी का सिक्योरिटी लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद आज शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचकर चीफ एयरपोर्ट मैनेजर को बधाई दी। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के खिलाफ तुर्की के खिलाफ आंदोलन हुआ। तुर्की की कंपनी सेलेबी को लेकर शिवसेना के विधायक मुर्जी पटेल आक्रामक रहे। इन्होंने एक निवेदन दिया एयरपोर्ट मैनेजर को, जिसके बाद सेलेबी कंपनी को सभी देश के जितने भी एयरपोर्ट है वहां के ग्राउंड स्टाफ का काम उसको मना कर दिया गया है। उसकी सिक्योरिटी लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मुर्जी पटेल है, जो एयरपोर्ट पर आए हैं अपने सहयोगियों के साथ और दोबारा एयरपोर्ट मैनेजर को मिलने जा रहे हैं कि 3 से 4 हज़ार जो कर्मचारी हैं उनको किसी और कंपनी में शिफ्ट किया जाए, उनकी नौकरी न जाए। आप ये बताएं कि आपने आंदोलन किया था एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से विधायक के नाते, और इस आंदोलन के बाद, इस निवेदन के बाद ये बहुत बड़ा प्रतिबंध लग गया है। देखो, आंदोलन कुछ दिन पहले हमारे नेता माननीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना ने आंदोलन किया था कि जो टर्किश की जितनी भी कंपनियां इस मुंबई शहर में है, इसका एग्रीमेंट रद्द किया जाए। उसका कारण ऐसा है कि हमारे यहाँ मुंबई में पैसा कमाएगी और पाकिस्तान को मदद करेगी, ये चलेगा नहीं। अपने बयान पर मध्य प्रदेश के डिप्टी CM जगदीश देवड़ा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कांग्रेस बयान को गलत तरीके से पेश कर रही है, ये आरोप भी उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, ये मैंने कहा था। मैंने कहा कि देश की जनता सेना के सामने नतमस्तक है। ये बिल्कुल कांग्रेस गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है। तोड़ मरोड़ करके जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैंने जबलपुर के एक कार्यक्रम में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था, उसमें मैं सम्मिलित हुआ था और मैंने ये कहा कि देश की सेना
ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है, उनको प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जितना कहा जाए उतना कम है सेना के बारे में। ये शब्द मैंने कहे हैं, उसको तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन ये नतमस्तक जो आपने कहा, तो ये सेना के सामने देश को नतमस्तक बताया है या प्रधानमंत्री के बारे में? देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है जी, ये आपका क्योंकि वो हमारी रक्षा करती है, देश की रक्षा करती है। वो सीमा पर भारत के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ती है। ये आशय था, ये मेरा आशय था और उसी आशय का मैंने कहा है। और अब आपको सुनाते हैं कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम देवड़ा ने आखिर कहा क्या था जिस पर उनको अब ये सफाई देनी पड़ रही है और कांग्रेस ने उनको घेरा है। मन में बहुत क्रोध था। जो दृश्य हमने देखा कि जो पर्यटक के रूप में गए थे, घूमने गए थे और वहां चून चून करके, धर्म पूछ करके और महिलाओं को एक तरफ खड़ी करके उनके सामने गोली मार दी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था, पूरे देश के लोगों के दिमाग में, कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने देवड़ा के बयान को सेना का अपमान बताया। कांग्रेस ने देवड़ा को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। जिसने पाकिस्तान की रूह कपा दी, उस सेना के लिए कहना कि वो सेना किसी के चरणों में नतमस्तक है, ये पाप है। और ये पाप बीजेपी के लोग, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उनके वरिष्ठ नेता लगातार कर रहे हैं। और ऐसी सेना के लिए जिस व्यक्ति के मन में इतनी दुर्भावना, इतने गंदे विचार हैं, वो व्यक्ति किसी भी पद पर रह ही नहीं सकता है। एक लोकतंत्र में उप मुख्यमंत्री रहना तो विचार के बाहर की बात है। और इस बार माफी मांगने से, इस बार खेद व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। इस बार ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना पड़ेगा। इस बार बीजेपी मूक दर्शक नहीं बनी रहेगी। इस बार प्रधानमंत्री छुपे नहीं रहेंगे। और अगर आप ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त नहीं करते हैं, अगर जगदीश देवड़ा की अभी कुछ घंटों में बर्खास्तगी नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि सेना को अपने चरणों में नतमस्तक करने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, उनकी मौन स्वीकृति है, उनका संरक्षण है, वरना यह बात कहने की हिमाकत और हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता है। मध्य प्रदेश के मंत्री के कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान से पूरे देश में नाराजगी है। कर्नल कुरैशी के परिवार वाले भी मंत्री विजय शाह के बयान से आहत हैं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव कैबिनेट में मंत्री विजय शाह के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए विवादित बयान को लेकर विजय शाह की पूरे देश में आलोचना हो रही है। विपक्ष विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। अब कर्नल कुरैशी के भाई ने भी विजय शाह के बयान पर अफसोस जताया है। गलत टिप्पणी है, इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी। अपनी सेना का उन्हें और मान बढ़ाना चाहिए और सेना का उनको सेना को बदनाम नहीं करना चाहिए। सेना का कोई धर्म नहीं होता है, ना सेना हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख, ना एक ईसाई। सिर्फ सेना एक अपने वतन के लिए जीती है और अपने वतन के लिए इसी मिट्टी में खाक होती है। हमें बहुत गर्व है, हमारी बेटी नहीं, इस देश की बेटी है, बहुत गर्व है भैया हमें।
और बहुत खुशी भी है, और जो टिप्पणी हुई उससे मैं थोड़ी दुखी हूँ। और ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस विधायक ने सवाल उठाए हैं। कर्नाटक के विधायक कोथुर मंजुनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर को महज दिखावा बता दिया। ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಬೂಟಾಟಿಕೆಗೆ 4 ಫ್ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡೋದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರನ ಇದು? 26 ಜನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಗಂಡಸರು ಸತ್ತರಲ್ಲ, ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದು? ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದೇ ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದು? ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದೇನ ನೀವು ಗೌರವ ಕೊಡೋದು? ಯಾವ್ದು ನಂಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಬಿಡೋದು? ಯಾರು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ಯಾರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾಗಿದೆ, ಏನು? ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ವಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ। कांग्रेस विधायक कोथुर मंजुनाथ के इस अटपटे बयान से विवाद बढ़ गया है। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक मंजुनाथ ने कहा कि इस ऑपरेशन से कोई मकसद पूरा नहीं हुआ और पहलगाम हमले के पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाने में ये विफल रहा। उन्होंने कहा कि इससे कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ शो ऑफ था। उन्होंने 3-4 उड़ानें ऊपर भेजी और लौट आए। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा, क्या इससे पहलगाम में मारे गए 26 लोगों की भरपाई होगी? क्या हम इस तरह उन महिलाओं को मुआवजा देते हैं? क्या हम इसी तरह उन्हें सांत्वना देते हैं? क्या हम इसी तरह सम्मान दिखाते हैं? कांग्रेस विधायक के इन सवालों पर अब सियासी घमासान बढ़ना तय है। और अब मोदी सरकार सभी दलों के सांसदों को विदेश भेजेगी। 8 ग्रुप में 5 से 6 सांसद ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखेंगे, मगर कांग्रेस में शशि थरूर के नाम पर दुविधा है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए केंद्र सरकार सभी दलों के सांसदों को विदेश भेजेगी। 5 से 6 सांसदों के 8 ग्रुप्स 22 मई से 10 दिनों के लिए 5 देशों में जाएंगे। वहां की सरकार और आम लोगों को पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी देंगे। विदेश दौरे पर अलग अलग पार्टियों के सीनियर सांसद ग्रुप्स को लीड करेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को एक ग्रुप लीड करने का मौका मिल सकता है। वहीं शशि थरूर के चलते कांग्रेस आला कमान का सिर दर्द बढ़ गया है। सूत्रों से खबर है कि केंद्र सरकार ने विदेश भेजने के लिए खरगे से कांग्रेस सांसदों के नाम मांगे हैं, मगर कांग्रेस का एक बड़ा तबका विदेश जाने वाले सांसदों के प्रतिनिधि मंडल से शशि थरूर को बाहर रखने के पक्ष में है। वहीं पार्टी सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से थरूर को भेजे जाने का सुझाव दिया गया है, जिस पर कांग्रेस की तरफ से फिलहाल साफ किया गया कि सदस्यों के नाम कांग्रेस नेतृत्व तय करेगा। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता शशि थरूर के पक्ष में भी हैं। इन नेताओं की दलील है कि थरूर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बड़े जानकार हैं, चेहरा हैं और उन्होंने यूएन में भी काम किया है। ऐसे में उन्हें नहीं भेजने के फैसले से गलत संदेश जाएगा। और अब कुतुब मीनार से 42 मीटर ऊंचे पुल पर भारतीय ट्रेन सरपट दौड़ेगी। मिजोरम की राजधानी आइजोल तक नया रेलवे ट्रैक बनकर तैयार हो गया है। इससे दिल्ली से आइजोल तक डायरेक्ट रेल सेवा शुरू होगी। अभी भैरवी से सैरांग तक, सैरांग एक ऐसा स्थान है जो कि मिजोरम की राजधानी आइजोल के पास स्थित है, तो वहाँ तक रेलवे लाइन को बनाने का काम पूरा हो गया है। भैरवी से सैरांग तक की जो दूरी है वो 51.38 किलोमीटर है। लमडिंग डिवीज़न का यह पार्ट है और लमडिंग से बदरपुर होते हुए भैरवी और उसके बाद सैरांग तक हम यात्रा कर सकते हैं अब रेल के माध्यम से। यह रेलवे लाइन जो बनी है इसमें 48 टनल्स हैं जो कि 13 किलोमीटर लंबे हैं। 55 बड़े पुल हैं जिसमें से एक पुल की ऊंचाई जो है वह 104 मीटर है और यह कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा है। तो निश्चित रूप से काफ़ी टफ टेरेन है और इस टेरेन में हम लोगों ने रेलवे लाइन बनाने में सफलता पाई है। इस सेक्शन में बड़े पुलों के अलावा 87 छोटे पुल हैं, 5 आरओ भी बनाए गए हैं और 6 रोड अंडर ब्रिजेस का निर्माण किया गया है। तो ये जो सेक्शन है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिजोरम जो कि अपने देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है उससे रेलवे की कनेक्टिविटी स्थापित हो रही है। निर्माण कार्य कंप्लीट हो गया, करीब 99% से भी ज़्यादा काम हो चुका है। CRS का निरीक्षण बाकी है। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक जारी है। गृह मंत्री और NSA के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हो रही है। ये अहम जानकारी प्रधानमंत्री आवास पर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की और जानकारी ये मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस बैठक में शामिल हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के पर्वतारोहियों ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर तिरंगा फहराया। इस उपलब्धि पर गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है।
दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी, बर्फीली हवा, ऑक्सीजन की कमी और किसी भी वक्त एवलॉन्च का खतरा। ये तस्वीर है नेपाल के माउंट मकालू की, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,485 मीटर है। लेकिन इसकी चोटी पर आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा लहरा दिया है और न सिर्फ तिरंगा फहराया बल्कि माउंट मकालू पर मौजूद 150 किलो कचरा भी हटाया। आईटीबीपी की इस सफलता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर बधाई दी। उन्होंने लिखा, दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर चढ़ने में आईटीबीपी के जवानों को उनकी शानदार सफलता के लिए बधाई। खराब मौसम और हालात का सामना करते हुए आईटीबीपी के जवानों ने पहाड़ की चोटी पर तिरंगा फहराया और प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर स्वच्छता अभियान चलाकर 150 किलो कचरा हटाया। मैं उनके साहस और प्रतिबद्धता की सराहना करता हूँ। माउंट मकालू की चढ़ाई के साथ ही आईटीबीपी ने दुनिया की 14 8,000 ऊंची चोटियों में से 6 पर फतह हासिल कर ली है। इसमें माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा शामिल है। भारत लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला दुनिया का एक प्रमुख देश है। सार्वजनिक उपक्रम NMDC यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अप्रैल में लौह अयस्क के उत्पादन में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की है। देखिए ये रिपोर्ट। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा लौह अयस्क का बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं। लौह अयस्क के उत्पादन में NMDC बड़ा प्लेयर रहा है। इस साल अप्रैल में NMDC ने लौह उत्पादन में नई ऊंचाई हासिल की है। NMDC के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में NMDC ने लौह अयस्क उत्पादन में 15% की बढ़ोतरी हासिल की। अप्रैल में लौह अयस्क की बिक्री में NMDC ने 3% की बढ़ोतरी दर्ज की। अप्रैल में NMDC ने 4 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया, जो अप्रैल 2024 के मुकाबले 3.48 मिलियन टन ज्यादा है। NMDC ने अप्रैल 2025 में 3.63 मिलियन टन लौह अयस्क की बिक्री की, जो अप्रैल 2024 में 3.53 मिलियन टन था। अप्रैल में NMDC ने छत्तीसगढ़ की किरंदुल माइन से 12%, बचेली माइन से 4% और कर्नाटक की डोनीमलाई माइन से 88% उत्पादन किया। 2030 तक NMDC ने 100 मिलियन टन माइनिंग कंपनी बनने का लक्ष्य रखा है। अप्रैल में NMDC स्टील कंपनी ने 2,30,111 टन स्टील का उत्पादन किया।